चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे। यूनिट 4 पढ़ रहे हैं। दो टॉपिक कर चुके हैं हम क्लास के अंदर। कौन कौन से करे थे कल? एक तो किया था हमने द्विविमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण, और एक किया त्रिविमीय निर्देश तंत्र में लाप्लास समीकरण। दोनों टॉपिक कर चुके हैं। तीसरा नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। त्रिविमीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का उपयोग कर आयताकार चालन बॉक्स में विद्युत विभव। इससे पहले एक टॉपिक और है, वो बाद में करवाऊंगी। इससे पहले दो भू संपर्कित प्लेटों के मध्य आपको विभव ज्ञात करना है, वो वाला बाद में करवाऊंगी। पहले आयताकार बॉक्स वाला करवा रही हूँ, ठीक है? डालिए। त्रिविमीय निर्देशांकों में त्रिविमीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का उपयोग कर त्रिविमीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का उपयोग कर आयताकार चालन बॉक्स में विद्युत विभव। आयताकार चालन बॉक्स में विद्युत विभव। ये आपका पूरा टॉपिक है। इससे पहले मैंने बताया है दो भूसंपर्कित प्लेट के मध्य आपको विभव और निकालना है, वो द्विविमीय निर्देशांकों में है। वो मैं बाद में करवाऊंगी। पहले मैं त्रिविमीय निर्देशांकों में वाला करवा रही हूँ। त्रिविमीय निर्देशांकों में लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हुए आपको आयताकार चालन बॉक्स का विद्युत विभव ज्ञात करके लाना है। त्रिविमीय के लिए तो पहले चालन बॉक्स ले लो। 3 विमीय का है, लीजिए 3 विमीय का आयताकार चालन बॉक्स। ये एक्स वाई जेड दे रखे हैं, एक्स वाई जेड। यहाँ पर ये इसका मूल बिंदु है। मैंने इस पर एक बॉक्स की कल्पना करी है। बॉक्स का हमने दूरी ली है, जो ये वाली अक्ष है वो तो ए ली है, इसकी लंबाई ए, इसकी बी और तीसरे की सी। मतलब एक्स वाले की बी ली है, एक्स इसे ले लेते हैं, एक्स ये माना, एक्स की ए, वाई की बी और जेड की मानी मैंने सी। ये तीनों मैंने लंबाइयां ली हैं। इनके अनुदेश एक्स के रिस्पेक्ट में विभव नहीं है, विभव क्या, आवेश नहीं है। बी में आवेश नहीं है, आवेश जो है वो इस वाले पृष्ठ पर है केवल। जो कोई बॉक्स होता है उसकी 6 पृष्ठें होती हैं, इनमें से 5 पृष्ठों में तो आपके आवेश है नहीं, केवल एक पृष्ठ में, वो भी ऊपर वाला जो मैंने बनाया है, इस पृष्ठ के अंदर आवेश वितरित है। बाकी क्योंकि कोई भी घन होता है, कोई भी बॉक्स है, उसकी 6 पृष्ठें होती हैं, 6 में से 5 पृष्ठों में तो कोई आवेश नहीं है। छठे पृष्ठ में इस वाले में आवेश है, जो कि किस अक्ष पर स्थित है, जो कि जेड अक्ष के, जेड अक्ष पर स्थित है। इसके लिए मैंने इसमें माना जेड बराबर सी पर ये स्थित है, और इस पर विभव मिलेगा क्योंकि इस पर आवेश है। जहां आवेश होता है वहां विभव होता है, जहां आवेश नहीं होता वहां विभव नहीं होता।
तो अब मुझे क्या करना है, बाकी 5 पृष्ठों में तो आवेश नहीं होंगे लेकिन ना विभव होगा, लेकिन हमने एक पृष्ठ पर आवेश माने, इस पर विभव भी होगा। और विभव कितना मान के चल रहे हैं इधर, विभव का मान V0, विभव कितना लेके चल रहे हैं इस पृष्ठ के ऊपर, V0 लेके चल रहे हैं। हमने क्या करा, एक आयताकार चालन बॉक्स लिया जिसकी भुजाएं हमने A, B और C मानी है। ये तीनों भुजाएं जो कि X, Y और Z अक्ष पर स्थित है। और हमने 5 पृष्ठों पर तो आवेश माने ही नहीं है, केवल Z बराबर C पर हमने क्या माना है, विभव, वो माना है आवेश। अगर Z बराबर C पर हमने आवेश माना है तो विभव का मान 0 नहीं होगा, तो इसलिए इस पर विभव का मान कितना हो गया, V0। और बाकी 5 पृष्ठों पर विभव क्या होगा, 0 होगा। तो हम चलो 5 पृष्ठों के लिए जब आवेश नहीं होते हैं तब आपकी लाप्लास समीकरण काम करती है, और जब आवेश होते हैं तो आपकी कौन सी समीकरण काम करती है, पाइजन समीकरण। हमें पता है 5 पृष्ठों पर आवेश नहीं है तो इस पर विभव भी नहीं है, तो कौन सी समीकरण का यूज करेंगे, लाप्लास समीकरण। और 3 विमीय है तो हम इसके अंदर द्विविमीय लाप्लास समीकरण नहीं लगाएंगे, इसमें लगाएंगे अपन 3 विमीय, क्योंकि इनमें आवेश भी नहीं है और आवेश रहित क्षेत्र पर हम लाप्लास समीकरण लगाते हैं वो भी 3 विमीय का है, तो इसलिए त्रिविमीय लाप्लास समीकरण का उपयोग करते हैं। चलो लिखिए, यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट है, त्रिविमीय लाप्लास समीकरण का उपयोग करने को, त्रिविमीय, अब तो लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल स्क्वायर फाई बराबर 0। अगर त्रिविमीय है तो इसे कैसे खोलेंगे, डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और ये फाई चल ही रहा है, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये तो आ गया खुलना सब लोगों को, डेल स्क्वायर फाई ओवर डेल जेड स्क्वायर बराबर 0। ऐसे ही तो खोलते हैं। फिर क्या करते हैं, ये तीनों आ गए, अब इसका हल लिखते हैं। हल आपको पता है कैसे लिखा जाता है, कौन सी विधि से लिखा जाता है, चरों की पृथक्करण विधि से, चरों की पृथक्करण विधि से। इस समीकरण का हल लिखते हैं, क्या लेते हो, फाई एक्स वाई जेड, एक्स एक्स वाई वाई जेड जेड, यही लेते हो। फिर क्या निकालते हो आप, समीकरण एक्स वाई जेड के मान निकालते हो, वो हम पहले निकाल चुके हूँ, मैं बार बार नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ बार बार। फिर दोबारा इसको वो फाई का मान रखो, फिर एक्स वाई जेड से भाग दो, सब आता है आपको, सब कर चुके हूँ पहले वाले टॉपिक में। डायरेक्ट मैं हल लिख रही हूँ, एक्स का हल कितना आएगा, एक हमने लिया था वहां पर अल्फा, एक लिया था बीटा और तीसरा लिया था गामा, यही लिया था। तो एक तो आया था एक्स बराबर ए साइन अल्फा एक्स प्लस बी कॉस अल्फा एक्स, ये तो एक्स का आया था जब ये अल्फा स्क्वायर के बराबर था। वाई का आया था सी साइन बीटा वाई प्लस डी कॉस बीटा वाई। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, स्क्रीनशॉट लीजिए। इक्वेशन डालते हैं ना, ये तो सेकंड है, इसको डालना थर्ड, इसको डालना फोर्थ, अब निकालेंगे फिफ्थ। अब जेड वाली लेंगे, एक्स का निकाल दिया, वाई का निकाल लिया, जेड का था, जेड का क्या था, डी ई ई और एफ ही तो लिया था, कि एफ और जी लिया था शायद, एफ ई टू की पावर गामा जेड प्लस जी ई टू की पावर माइनस गामा जेड, यही लिए थे तीनों के एक्स वाई जेड के हल। अब देखो हम ई टू की पावर को ऐसे भी बोल सकते हैं, साइन हाइपरबोलिक गामा जेड प्लस जी कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड। ये पता है कैसे ओपन किया जाता है,
क्वेश्चन 5 जी जेड, कमेंट बॉक्स निकालना एक मिनट, कमेंट बॉक्स निकालना। हाँ ये एंड रख लिए थे। अब मुझे ये बताओ e टू की पावर गामा जेड और e टू की पावर माइनस गामा जेड है, इनको हम साइन हाइपरबोलिक जेड और कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड लिखते हैं। कैसे लिखते हैं ये आता है आप लोगों को? मैथ में पढ़ा होगा। साइन हाइपरबोलिक गामा जेड और कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड की वैल्यू क्या होती है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? सबको पता है ना कैसे क्यों लिख दिया मैंने ये? e टू की पावर गामा जेड को साइन हाइपरबोलिक गामा जेड और e टू की पावर माइनस गामा जेड को कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड कैसे लिख दिया है? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइन हाइपरबोलिक गामा जेड जो होता है वो होता है e टू की पावर गामा जेड माइनस e टू की पावर माइनस गामा जेड अपॉन 2, और कॉस होता है e टू की पावर गामा जेड प्लस e टू की पावर माइनस गामा जेड अपॉन 2। दोनों को सॉल्व करते हैं वापस से आपको यही मिल जाता है, इसलिए हम इसको खोल के क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन तीनों की वैल्यूज किस में रखते हैं हम? इक्वेशन नंबर 2 में लिख दीजिए। समीकरण 3, 4, 5 का मान समीकरण 2 में रखने पर रखिए फाई बराबर एक्स की सी साइन और एक और एफ ये क्वेश्चन नंबर आई है आपकी 6। मैंने इन तीनों की वैल्यू इसमें रख दी है। ठीक है, चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स लगानी है, जो जो परिसीमा प्रतिबंध है वो लगाने हैं। इस इक्वेशन के अंदर हमारे कांस्टेंट कौन कौन से दे रखे हैं? ए, बी, सी, डी, एफ और जी। मुझे क्या करना है, इस समीकरण के जो मैंने 6 नियतांक लिए हैं उनके मान निकाल के लाने हैं, ए, बी, सी, डी, एफ और जी के। अब इनके मान निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सीमा प्रतिबंध का प्रयोग करना पड़ेगा। चलो परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं। परिसीमा प्रतिबंध, अब मुझे 6 नियतांक के मान निकाल के लाने हैं और परिसीमा प्रतिबंध लगाएंगे और इनसे 6 जो ये ले रखे हैं 6 नियतांक ए, बी, सी, डी, एफ और जी, इनके मान निकाल के लाएंगे। पहला लगाते हैं x बराबर 0। x बराबर 0 का मतलब जो आपने वो लिया था बॉक्स लिया है उसमें x बराबर 0 पर विभव केवल कहां पर मिलेगा? देखो बॉक्स इधर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जरा बॉक्स बना रही हूं यहाँ पर, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, मैं मिटाने वाली हूँ इसको। देखो मैं बॉक्स बना रही हूँ, तो अब छोटा बना रही हूँ, मैं पहले बड़ा बनाया था। y था, ये x था, ये z था, और आवेश कहाँ थे? केवल यहाँ पर z बराबर c पर, क्योंकि इसकी पूरी लेंथ कितनी हो गई थी? c, इसकी कितनी थी? b, और इसकी कितनी थी? a। z बराबर c था, तब विभव कितना था? v0। मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ, बाकी 5 पृष्ठों पर विभव का मान क्या था? 0, क्योंकि आवेश नहीं थे। सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ यहाँ पर मूल बिंदु पर, मूल बिंदु 0, 0। अगर x का मान 0 है, अगर x का मान 0 है तो विभव कितना होगा x बराबर 0 पर? आवेश नहीं है तो विभव का मान कितना होगा यहाँ पर? 0, क्योंकि आवेश रहित क्षेत्र है। विभव केवल एक ही जगह मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा?
इस पर जब जेड की वैल्यू कितनी होगी सी, जेड बराबर सी पर विभव आपको मिलेगा, बाकी सब जगह विभव का मान क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। अब इसमें यहाँ पर मिलेगा विभव, बाकी यहाँ पर इधर x बराबर 0 पर 0 रहेगा, x बराबर a पर 0 रहेगा विभव, x y बराबर 0 पर 0 रहेगा, y बराबर b पर 0 रहेगा, z बराबर 0 पर 0 रहेगा, लेकिन z बराबर c पर विभव का मान 0 नहीं होगा। और विभव का मान कितना होगा z बराबर c पर v नॉट, बाकी सब जगह 0 रहेगा। चलो इस समीकरण में रखते हैं, क्या रखना है x बराबर 0, रखिए x बराबर 0। क्या हो गया ये, रखिए x बराबर 0 समीकरण 6 से। रखिए x बराबर, विभव का मान क्या है x बराबर 0 पर 0, a साइन x बराबर 0 रख दिया, b कॉस x बराबर 0 रख दिया, बाकी तो सब ऐसे ही, बाकी तो y वाले हैं, इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इन दोनों को उठा के 0 में ले आई तो ये फंक्शन तो 0 हो गया, क्या बचा 0, साइन 0 0 तो ये पूरा 0 प्लस b कॉस 0 1 तो ये 1, और इसको उठा के मैं 0 में कर दिया तो b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 0। मतलब मुझे 6 नियतांक के मान निकालने थे, जिसमें पहला नियतांक का मान निकल गया b का मान, और b का मान कितना होता है, कितना निकल के आया b की वैल्यू 0। अगर ये 0 आ गई तो क्या क्या बचेगा, ये बचेगा और ये दोनों बचेंगे, बाकी b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। चलो रख दो जरा जो जो बचेगा। अब d की वैल्यू निकालती हूँ, x बराबर 0 पर 0 आ गया, अब दूसरा लगाते हैं, पहला निकल गया b का मान, अब दूसरा लगाओ सेकंड, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर भी विभव क्या रहेगा 0 रहेगा। रख दो इस वाली समीकरण में, फिर दोबारा से समीकरण 6 से, विभव तो 0 ही रहेगा, इसका मान ये तो एज इट इज रहेगा, ये एज इट इज रहेगा, इस पर रखो 0, यहाँ पर d बचेगा, y में रखना है इस बार 0, रखिए साइन बीटा 0 कॉस बीटा 0, और यहाँ बचा साइन हाइपरबोलिक गामा जेड कॉस हाइपरबोलिक गामा जेड। और विभव का मान तो कितना था 0, 0 बराबर, ये पूरा 0 में चले जाएगा, ये पूरा 0 में, c 0 प्लस d cos 0 1, ये तो 0 हो ही गया, दूसरा कौन सा कांस्टेंट 0 निकला d, b 0 हो गया और d 0 हो गया, तीसरा लगाओ z बराबर 0 पर फाई बराबर 0, अब z की वैल्यू 0 रखिए समीकरण 6 से ही, विभव 0, a साइन अल्फा x प्लस b कॉस अल्फा x, c साइन बीटा y d cos बीटा y, f साइन हाइपरबोलिक गामा और z 0, g cos हाइपरबोलिक गामा और z 0, ये सब तो 0 में चले जाएंगे, 0 बराबर साइन 0 0 cos 0 1 तो g, और नेक्स्ट कांस्टेंट कौन सा 0 आने वाला है g, मतलब हमारे 3 कांस्टेंट 0 आ चुके हैं, b
डी और जी, बी डी और जी की वैल्यू आपकी 0 निकल जाती है। अब इन तीनों की वैल्यूज को इक्वेशन 6 में रख देते हैं और उसमें से 3 कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं और जो बचेंगे वो लिख देते हैं। चलो लिखो, दीज वैल्यूज पुट इन इक्वेशन, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। थक गए। चलो देखो, b बराबर 0, d बराबर 0, g बराबर 0, समीकरण 6 में रखने का। रखिए इनकी वैल्यू समीकरण 6 में। फाई बराबर क्या था, पहले था आपका a साइन अल्फा एक्स, और तब b कॉस अल्फा एक्स, b 0 हो गया। फिर था c साइन बीटा वाई, d कॉस बीटा वाई, d 0 हो गया। फिर था f साइन हाइपरबॉलिक गामा जेड, फिर था d कॉस हाइपरबॉलिक गामा जेड, वो 0 हो गया। फाई बराबर ए सी एफ साइन अल्फा एक्स साइन बीटा वाई साइन हाइपरबॉलिक गामा जेड। 3 तो 0 हो गए आपके और 3 आपके बच गए। इसको डाल दीजिए क्वेश्चन नंबर 7। मैंने अभी तक 3 कंडीशन लगाई हैं। x बराबर 0 पर जो आपका विभव है 0 है, y बराबर 0 पर विभव 0 है, z बराबर 0 पर विभव 0 है। अब मुझे लगाना है 3 अलग क्या, x बराबर a पर, y बराबर b पर और z बराबर c पर। x बराबर a पर भी विभव 0 होगा क्योंकि x वाली अक्ष पर कोई भी विभव नहीं है। y बराबर b पर भी 0 होगा, लेकिन केवल एक पर 0 नहीं होगा, वो z बराबर c पर। चलिए चौथा लगाते हैं। 3 तो लग चुके हैं, चौथा लगाइए। चौथा क्या है, x बराबर a पर विभव क्या होगा, 0 होगा। अब x बराबर a पर विभव अगर 0 होगा तो अब समीकरण इस वाले में लगेगी। वो 3 तो 0 ही कर दिए, अब समीकरण कौन से में लगाते हैं, 7 से। समीकरण 7 से विभव 0 ए सी एफ साइन अल्फा, x की जगह क्या रखना है अब a, साइन बीटा वाई साइन हाइपरबोलिक गामा जेड। ये भी 0 में पहुंचा दिया, ये भी 0 में और ये तीनों 0 में, तो क्या बचा केवल साइन अल्फा ए बराबर 0, साइन अल्फा ए। और साइन की वैल्यू 0 कब होती है, जब साइन बराबर क्या होता है, एन पाई। साइन एन पाई भी इसकी वैल्यू क्या होती है, 0। तो अल्फा ए बराबर क्या आ गया, एन पाई। अल्फा की वैल्यू क्या निकली, एन पाई अपॉन ए। पहला निकल गया मेरा कांस्टेंट। अल्फा की वैल्यू साइन एन, अल्फा की वैल्यू 0 निकली है, वो क्या निकली आपकी, एन पाई अपॉन ए। अब दूसरा लगाइए, सेकंड। फोर्थ हो गया, फिफ्थ लगाइए। अब फिफ्थ क्या है आपका, y बराबर b पर फाई बराबर 0 लगाइए सेकंड। फिफ्थ वाला y बराबर b पर फाई बराबर 0। अब ये दोनों लगाते हैं, y बराबर b पर फाई बराबर 0, y बराबर b रखिए। अब इसमें वही इक्वेशन 7 समीकरण 7 से रीजॉइन कर लो।
फोर्थ रिपीट करती हूँ, दोबारा रिपीट करती हूँ, पहले आप रिजॉइन करिए।